करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही हैं। आलिया कहती हैं, आज आपके साथ अपनी बहन की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं। ये आज से 12 साल पुरानी बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों ने एक नई कॉलोनी थी, उस तरफ हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पर। अभी वो नई जगह बनी थी, सेटेलाइट टाउन वाली साइड पर वो नई कॉलोनी बनी थी जहाँ पर हम लोगों ने घर रेंट पर लिया। हम लोगों के घर के आसपास भी कुछ खाली प्लॉट थे, वहाँ पर कुछ घर भी बन रहे थे और कुछ पुराने मकान आज भी मौजूद थे जो शायद 3-4 साल पुराने होंगे। जिस घर में हम लोग गए थे वो घर भी करीब 1 साल पुराना था। सुनने में ये आया था कि वहाँ पर पहले जो इस घर के ऑनर थे, जो मालकान थे, वो रहते थे। किसी वजह से उन लोगों ने वो घर रेंट आउट करके किसी और जगह पर घर ले लिया। ये रीज़न बताई गई कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और वो घर छोटा था। एनीवेज हम लोगों ने वो घर रेंट पर ले लिया। हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ 2 बहनें और 2 भाई हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। मुझे और मेरी बहन को अक्सर आदत थी, पहले हम लोग जिस महल्ले में रहते थे वहाँ पर बाहर निकलने वाला सिस्टम नहीं था, तो हम लोग छत पर चली जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुनसान सड़क थी हम लोगों के घर के आगे। तो हम लोगों ने अम्मी अब्बू से इजाज़त ली और कहा कि हम लोग बाहर वॉक के लिए चली जाया करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग चली जाया करो। हम दोनों बहनें अक्सर वॉक के लिए बाहर चली जाती थी। हम लोगों का ये नहीं था कि हम लोगों ने रात को जाना है, क्योंकि डर लगता था, आगे से वीरान जगह थी। मगरिब के बाद जब अंधेरा थोड़ा ज़्यादा होता था तो हम लोग वॉक के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, मैं और मेरी बहन सदफ हम लोग वॉक कर रही थी। चलते चलते हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गई। वो जो सड़क थी वो, जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल वीरान थी। उसके कोने में एक रोशनी जल रही थी, कोई बल्ब जल रहा था किसी घर पे। मेरी बहन कहने लगी, आओ आगे जाकर देखते हैं, देखो ये कितनी वीरान जगह, वहाँ पर एक घर भी है। मैंने उससे कहा कि छोड़ो, रहने दो, आगे नहीं जाते। उसने कहा कुछ नहीं होता, देख कर आते हैं। सर्दियों का मौसम था, धुंध भी थी। वो चलती चलती आगे चली गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पीछे से अम्मी ने आवाज़ दी है। मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। इतने में वो उस घर के करीब पहुंच गई। मैं थोड़ी तेज कदमों के साथ उसको बुलाने के लिए आगे गई तो मैंने एकदम देखा उसके पीछे एक बहुत कदावर मर्द खड़ा था, बिल्कुल काले स्याह लिबास में। मैंने कहा, सदफ तुम्हारे पीछे कोई है, जल्दी से वापस आ जाओ। उसने पलट कर देखा, उससे कोई नजर नहीं आया। जब वो पलट रही थी मैंने उस वक्त भी उसके पीछे एक बहुत कदावर, बहुत लंबी हाइट थी उसकी, काले स्याह लिबास में एक आदमी को देखा। उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। वो भागती हुई आई और कहने लगी, झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैंने खुद तुम्हारे पीछे देखा है, मैं कसम उठाती हूँ तुम्हारे पीछे कोई था। इतने में अभी वो मेरे पास ही पहुंची, वो अजीब से बिहेव करने लगी, यानी गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं जाना घर, तुम जाओ, मैंने नहीं आना घर। मैंने उससे कहा कि बहुत ठंड भी हो रही है, धुंध भी हो रही है, चलो घर चलते हैं। उसी वक्त उसके ऊपर शायद उस मखलूक का असर हो चुका था। वो एकदम से भागती भागती वो आके बिल्कुल अंधेरे में चली गई और जाकर बैठकर एक जगह पर हंसने लग गई। उसके कह के गूंजने लग गए। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रही हो, चलो उठो, घर जाना है। वो नहीं जा रही थी। मैं भागती हुई घर गई और मैंने जाकर अम्मी अब्बू को बताया कि वो इस तरह से अजीब हरकतें कर रही है और घर पे नहीं आ रही। अब्बू को बड़ा गुस्सा आया कि बाहर जाकर ये क्या काम कर रही है। अब्बू जल्दी से बाहर निकले और जाकर देखा तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठी हुई थी और हंस रही थी। अब्बू उसको डांटने लगे, उस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा था। अब्बू ने ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़ा और उसे घर लेकर आए। घर लाते गए तो उसने घर में आकर चीखना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, मुझे बाहर जाना है, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है।
अब्बू ने कहा बाहर नहीं जाना, रात बहुत हो गई है, अब अंदर रहो, बाहर नहीं जाना, ठंड बहुत है। दरवाज़ा बंद कर दिया। वो गुस्से से जाकर अपने कमरे में, जो हम दोनों बहनों का कमरा था, वहाँ पर जाकर वो लेट गई और कमरे की लाइट भी ऑफ करके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। अम्मी ने थोड़ी देर के बाद उसे कहा कि आओ और आकर खाना खा लो। पहले कहती मैंने नहीं खाना, फिर अम्मी ने कहा कि आओ खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। एकदम से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और खाना खाने बैठ गई। बामुश्किल वो एक रोटी खाती थी, ये उसकी नॉर्मल डाइट थी, बिल्कुल दुबली पतली सी। उस दिन तो वो रोटियां खाई ही जा रही थी। उसने 4 से 5 रोटियां 1 मिनट में खा ली। अम्मी मेरे मुंह की तरफ देखने लगी कि ये हो क्या रहा है। अभी भी वो खाई जा रही थी। वो कह रही थी मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना दे। यहाँ तक कि उसने सब घर वालों की रोटियां उठाकर खा ली। 8 रोटियां वो खा गई। अम्मी ने कहा बस करो, तुम बीमार हो जाओगी। कहती मुझे और रोटी दे। अब्बू ने उसे डांटा कि तुम क्या हरकतें कर रही हो, दिमाग तो नहीं तुम्हारा ख़राब हो गया, तुमने कभी इतना खाना खाया जितना खा रही हो। हंसने लग गई और उठकर उसने जाकर किचन में से चीनी वाला डिब्बा उठाया और चीनी खोलकर बैठकर सारा डिब्बा चीनी वाला खा गई। हम लोग तो उसको देख के डर गए कि ये कर क्या रही है। फिर उठी और जाकर कमरे में लेट गई। अम्मी बड़ी परेशान होगी। मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि वहाँ पर एक घर था कोने में, वहाँ पर एक पीले कलर का बल्ब भी लगा हुआ था, ये वहाँ पर गई है। वहाँ पर मैंने इसके पीछे एक आदमी को खड़े देखा है जो काले रंग के लिबास में था। उसके बाद जब मैंने इसको वापस बुलाया, इसने पलट कर भी देखा, उसके बाद से ये हरकतें कर रही है। आप माने या ना माने, इसके ऊपर किसी चीज़ का असर हो गया है। अम्मी को भी थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर से मैंने रोटियाँ बनाई और बाकी घर वालों ने खाना खाया। परेशानी इतनी थी कि किसी को भूख भी नहीं थी। अब रात को हम दोनों बहनों का सेम रूम था, मुझे भी उधर ही सोना था। मैं भी सोने के लिए चली गई। ये सोई हुई थी, गहरी नींद में थी। मैं भी कहीं जाकर लेटी। थोड़ी देर के बाद मुझे भी नींद आ गई, मैं भी सो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और कोई मेरे बाल खींच रहा था। मुझे मेरी चीख निकल गई कि मेरे बालों को कौन खींच रहा है। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में 0 बल्ब जल रहा था और मेरी बहन ने मेरे बाल पकड़े हुए थे और वो मेरे बाल नोच रही थी। उसका चेहरा इतना भयानक था उस टाइम, इतना खौफनाक चेहरा था कि मैंने कभी इतना डरावना चेहरा नहीं देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह रेड हो रही थी, जैसे उसकी आंखों में रोशनी निकल रही है और जुबान उसने मुंह से बाहर निकाली हुई थी। जो चेहरा वो इतना काले रंग का था, जबकि मेरी बहन का रंग भी सफ़ेद था। जिस टाइम मैंने ये हालत देखी, मैंने अपने बाल छुड़वाए, वो मेरे बाल छोड़ ही नहीं रही थी और बड़ी भारी आवाज़ में सांस ले रही थी। मेरी चीखों पुकार सुनकर अम्मी की कई आंख खुली। वो भागी कमरे में, तो उन्होंने जब उसको इस हुलिये में देखा, उसका चेहरा इतना हैबतनाक देखा, अम्मी की भी चीखें निकल गई। अब्बू आए। अब्बू ने बड़ी मुश्किल से मेरे बाल छुड़वाए उससे। उसमें उस वक्त इतनी ताकत थी, अब्बू के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथ छुड़वाते छुड़वाते बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़वाए, यहाँ तक कि उसने मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल तोड़ भी दिए थे। मैंने रोना शुरू कर दिया, इसने मेरे बाल ही ख़राब कर दिए हैं। अम्मी ने कहा कि इस टाइम चुप कर जाओ, पता नहीं इसको हो क्या गया। उसके बाद उसने साइड टेबल पर रखे हुए ग्लास तोड़ दिए। पानी वाला जग था वो उठाकर नीचे फेंक दिया। अब्बू थप्पड़ मारने लगे तो उसने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी ज़ोर से अब्बू का हाथ पकड़ा कि अब्बू को यूँ लग रहा था उनका हाथ टूट जाएगा। उनकी चीखें निकल गई। अम्मी ने उसको ज़ोर से जिस तरह से पीछे धक्का दिया तो सर उसका जाकर बेड पर लगा और वो चीखें मारने लगी, सबको गालियाँ देने लगी। अब तो कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा है। अम्मी भागती भागती गई और अम्मी जाकर कुरान पाक उठा कर ली। जैसे ही अम्मी कुरान पाक उठा कर लाई, वो तो इतनी गुस्से में आई और आकर ये कहने लगी अगर कुरान पाक कमरे में लेकर आई तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अब जब वो बोल रही थी तो एक मर्द की आवाज़ थी, मेरी बहन के अंदर से एक मर्द की आवाज़ निकल रही थी और वो मर्दाना आवाज़ में ये कह रहा था कि कुरान पाक इस कमरे में लाने की गलती मत करना, वरना तुम सबको अभी जान से मार दूंगा। इस कमरे से सारे बाहर चले जाओ। हम सब कमरे से बाहर भागे। एकदम से वो बेड से उठी हुई नहीं, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और वो कहकों में हंसने लगी, कभी मर्द के कह के, कभी औरत के कह के। अब रात इतनी ज़्यादा थी, हम लोग खौफज़दा कि हम लोग क्या करें। बड़ी कोशिश की दरवाज़ा खुले। 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो वो आराम से सोई हुई थी, बिखरे हुए बाल, इतनी उसकी चेहरे से ही वो खौफ सा फील हो रहा था उसको देख के।
और कमरे में इस हद तक गंदी स्मेल थी कि जिस तरह से पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्या है, किस चीज़ की, मुर्दार की जैसे स्मेल होती है वैसी थी, मुर्दा किसी चीज़ की। अब्बू ने कहा कि ये तो सुबह मौलवी साहब को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही काम चलता रहा तो ये तो सबको मार देगी। उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया बाहर से। रात भर हम लोग नहीं सो सके, हमें डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो जाएगा। फजर की अज़ान हुई, बावजू होकर सबने नमाज़ पढ़ी। अम्मी ने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी कि मेरी जवान बेटी है, या अल्लाह इसे ठीक कर दे। जो ही सुबह 7 बजे का टाइम हुआ, घर में इतना शोर, इतना हंगामा। हम लोग सब सोए हुए थे। एकदम से सबकी जब आँख खुली तो क्या देखते हैं कि उसने किचन का सारा सामान तोड़ दिया। ग्लास, कप, प्लेट्स, हर चीज़ें बाहर किचन से फेंकती जा रही थी, हंसती जा रही थी। और पता नहीं उसने क्या चीज़ खाई थी, इसके दांतों वाले दांत जो थे वो इतने अजीब से हो रहे थे जैसे उन पर ब्लड लगा हुआ है। हम लोग डर गए कि पता नहीं इसने खुद को नुकसान तो नहीं दे दिया। अल्लाह अल्लाह करके उसको किचन से बाहर निकाला। तंग आकर हम लोगों ने उसके हाथ बांध दिए। जब हम लोगों ने उसके हाथ बांधे, जब उसको कमरे में लेकर गए, वो इतने गुस्से से हम सबको गालियाँ देने लगी। फिर वो मर्दाना आवाज़ में बोलने लगी, उस पर उस जैसे दौरे की कंडीशन आई, और वो ये कहने लगी कि तुम सबको मैं ठीक कर लूँगा, तुम सब जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो ना, जाओ ज़रा मौलवी साहब के पास, तुम सबको मैं मार दूँगा। अब वो मौलवी साहब के पास गए, मौलवी साहब से सारी बात डिस्कस की। मौलवी साहब ने कहा कि मैं बच्चियों या ख़वातीन को नहीं डील करता। मौलवी साहब की मिसेस थी, वो भी मौलमा थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपके साथ चलेंगी। वो अपने घर गए तो उन्होंने, मौलवी साहब ने आकर कहा कि आप अपनी मिसेस को लेकर आएँ, उनके साथ मेरी जो मिसेस हैं वो जाएंगी और आपकी बेटी को देखेंगी। अम्मी फिर अब्बू के साथ गई, तो वो जो उनकी मौलवी साहब की जो मिसेस थी उनको साथ लेकर आई। वो हिजाब में थी, पर्दे में थी। जैसे वो आई तो मेरी बहन को तो उस वक्त भी दौरा पड़ा हुआ था, हालत उसकी बड़ी ख़राब थी। चीखें अजीबोगरीब तरह से चिल्ला रही थी, डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। हम लोग आवाज़ें देते थे, हंसती थी, मर्दाना कह के लगाती थी। एक रात में उसकी हालत अजीबो गरीब हो गई। वो आई तो जब उन्होंने दम किया तो एकदम से उनकी आवाज़ जो थी जैसे रोने वाली हो गई, पढ़ते पढ़ते, जैसे उनका कोई गला पकड़ रहा है। उन्होंने पानी मांगा, पानी दिया, तो साथ ही वो कहने लगी कि मैं इसको काबू नहीं कर सकती, ये एक बहुत भयानक जिन है, एक काफिर जिन है, इसको कोई मर्द आमिल कंट्रोल कर सकता है, इसको कोई मौलवी भी नहीं निकाल सकता, आपको किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। मैंने कुरान पाक पढ़ने की कोशिश की है तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझे जल्दी मेरे घर जाना है। अम्मी फिर गई, उनको छोड़ कर आई। अब्बू बड़े परेशान। अब्बू ने चाचू को फ़ोन किया, मामू को फ़ोन किया, उन लोगों से कहा कि किसी आमिल का पता करें, सदर की तबीयत बहुत सा ख़राब है। मामू ने थोड़ी देर के बाद अब्बू को फ़ोन करके कहा कि मैं एक आमिल को जानता हूँ, मैं उनको लेकर आता हूँ। मामू गए कि आमिल के पास, उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे तक आ सकता हूँ। उनको बताया कि बच्ची की हालत बहुत ख़राब है तो आप कोशिश करें। खैर वो मान गए, वो अपने किसी काम में थे। मामू उनको लेकर करीब 10 बजे वहाँ पर हम लोगों के घर आ गए। जैसे वो आए, उन्होंने आकर आमिल ने मेरी बहन को देखा, पढ़ाई की, पानी दम करके रखा और कहा कि पी लो पानी, एक घूंट पी लो। जैसे मेरी बहन ने एक घूंट पानी पिया, पानी सारा ग्लास का जो पानी था शीशे के ग्लास में था वो काले रंग का हो गया, जैसे लिटरली उसमें काले रंग का कलर डाला है। वो कहने लगे कि उस पानी में गंदी स्मेल आने लगी। उस वक्त उसको दौरा पड़ गया। उसी वक्त वो जो आमिल थे उन्होंने पानी दम करके छींटे मारे तो वो चिल्लाने लगा। मेरी बहन मर्द की आवाज़ में चिल्लाने लगी। वो बार बार ये कह रहा था इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसके घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ लेकर जाऊंगा, ये सिर्फ अब मेरी है। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के ऊपर एक क्रिश्चियन जिन का बसेरा हो गया और ये इतना सख्त जिन है कि अगर इसको हटाया ना जाए तो ये लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद करता ही है, उसके घर वालों को भी नुकसान देता है। जो भी इसके करीब आने की कोशिश करेगा, जो भी अगर आप इसका रिश्ता शादी करने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही आपको जान से मार देगा। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। 3 दिन से पहले तो अगर इसको इसके जिस्म से निकालने की हम लोगों ने ज़रा भी कोशिश की तो इसको वो जान से मार देगा। इतना हो सकता है कि ये पानी जो दम किया है इसके चेहरे के ऊपर छींटे मारें जितने मार सकते हैं।
खाना मांगे इसको खाना दें, और जो खाना आपने देना उसमें ये पानी मिक्स करना है। पानी मांगती है, खाना मांगती है, जो भी मांगती है। 3 दिन तक ये मखलूक शायद इसके जिस्म से निकल जाए, उसके बाद हम इसको कैद करेंगे। जब उन्होंने पानी के छींटे मारे, पहले वो चिल्लाई, फिर वो सो गई। उन्होंने कहा वो इसके जिस्म से हट गया है, लेकिन अभी इसको निकाला तो वो फिर इसको नुकसान दे देगा। इसी तरह से 3 दिन का वो पानी देकर गए। जब भी उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती थी, हम पानी के छींटे मारते थे, वो कुछ नॉर्मल होती थी, चीखती थी, सो जाती थी। इतनी हम लोगों को टेंशन थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। खाना मांगती थी, खाना देते थे, उसमें भी पानी मिक्स कर देते थे, तो वो पानी भी पी जाती थी और कुछ नॉर्मल हुई। लेकिन जब वो मखलूक उसके जिस्म में नहीं थी, तो हम लोगों के घर में भी कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हुए। अब्बू कहते हैं कि मैंने बाकायदा तौर पर रात 1:45 अब्बू जागते रहते थे, परेशान थे, दुआएं मांगते रहते थे। अब्बू वज़ू करने के लिए बाहर निकले तो कहते हैं मैंने सीढ़ियों में एक बहुत भयानक चेहरे वाले एक आदमी को बैठे देखा। वो इतना खौफनाक था कि मेरा दिल दहल गया और एकदम से जैसे वो गायब हो गया। 3 दिन इसी तरह से गुजरे। वो मखलूक हमें नजर आई 3 दिन। मैंने उसको ड्राइंग रूम में देखा बाकायदा खड़े हुए। उसने हमें उस टाइम उसने हमें कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन अपना ज़ाहिर उसने मुख्तलिफ जगह पर किया। 3 दिन के बाद वो आमिर साहब असर के टाइम हम लोगों के घर आए, आकर मेरी बहन पर दोबारा दम किया। उसको जैसे उससे बात करने की कोशिश की कि तुम कौन हो, क्यों इसके पीछे लगे हो। पहले तो बोली नहीं, 10 मिनट वो बुलाते रहे, नहीं बोली। 10 मिनट के बाद बोलना शुरू हुई। वो कहने लगा कि वो एक क्रिश्चियन ईसाई जिन था और उसका बसेरा उस घर पर है। मगरिब के बाद वो उस घर के बाहर निकलता है, जो भी वहाँ पर रहता है वो उसको जान से नुकसान देता है। उस घर में बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। अब जब ये मेरी बहन थी, यंग लड़की थी, भागती भागती उस घर पर गई तो वो चीज़ हाजिर हुई थी। उसने इसको जकड़ लिया, ये वहाँ से भाग गई, मैंने इसको वापस बुला लिया तो वो चीज़ इसके साथ साथ थी, क्योंकि इस हदूद में ये जा चुकी थी। वो नामिल साहब ने कहा कि इसको नुकसान ना दो, इसको छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं छोड़ना इसको। 3 दिन मैं इससे बहुत दूर रहा हूँ, अब नहीं। फिर नामिल साहब ने पढ़ाई करना शुरू की तो मेरी बहन के हाथ पाँव टेढ़े होने लग गए। वो मखलूक उसके ऊपर आशिक हो चुकी थी। वो ईसाई जिन जो था, उस कमरे में पाँव नहीं था रखा जाता, इतनी गंदी स्मेल आती थी। पूरे घर में नहीं थी, सिर्फ उस कमरे में। जब फिर मेरी बहन पर उन्होंने अमल करना शुरू किया, कुछ लेमन मंगवाए, कुछ सुर्ख रंग का कपड़ा लिया, उसमें सब्ज मिर्चें डाली, नींबू डाले, लहसुन डाला, एक छुरी रखी, वो सारा कुछ बांध के काले रंग के कपड़े में उन्होंने मेरी बहन के बिस्तर के नीचे रख दिया। अभी रख के वो जस्ट हटे ही थे, मेरी बहन को किसी चीज़ ने उठाकर बेड पर पटका। उसकी चीखें निकल गई, अम्मी की भी चीखें निकल गई कि मेरी बेटी को कुछ हो गया। वो बेहोश हो गई। उन्होंने कहा वो मखलूक इसके जिस्म से निकल चुकी है। वो तावीज़ बना कर लाए थे, उन्होंने जल्दी से वो तावीज़ उसके गले में पहनाया। 2 तावीज़, एक हम लोगों के घर के मेन गेट पर और एक तावीज़ उस कमरे पर लगाया जहाँ मेरी बहन सोती थी। उन्होंने कहा कि अभी इसके जिस्म से निकल चुका है, अब ये वापस नहीं आ सकता। फिर वो जब हमारे घर से बाहर गए, वो उस घर के पास गए जहाँ पर उसका बसेरा था। वहाँ पर जाकर उन्होंने पढ़ाई की तो उस घर के अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगी। उसने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। पता लगा कि वो वहाँ से निकलकर उसी अपने ठिकाने पर आ गया। फिर उन आमिल साहब ने उसको उसी घर में कैद कर दिया। उस घर के दरवाजे के ऊपर उन्होंने 7 कील लगाए और एक काले रंग का धागा उस रग के ऊपर बांध दिया जो उस घर के बाहर था। वापस आई, आकर हमारे घर में पढ़ाई की। मेरी बहन को होश आया, उससे कुछ भी याद नहीं था। बस वो इतना कहती थी कि मेरे सामने एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी आकर बैठ जाता था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मैं क्या करती थी। बस वो मुझे बहुत डराता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मुझे मार देगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था जो कुछ उसने किया। वो इतनी कमज़ोर होगी 2-3 दिन में, 2 दिन में बल्कि। उसके बाद वो मखलूक उसके जिस्म से तो निकल गई, लेकिन कुछ असरात उसके फिर भी रहे। 2-3 महीने मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई, कोई घर से आवाज़ नहीं। हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए, हम लोग कॉलेज जाने लगी। एक दफ़ा 3 माह के बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत इस तरह से ख़राब हुई कि उसने वो तावीज़ गले से उतार दिया कि अब मैं ठीक हो गई हूँ। जैसे उसने वो तावीज़ गले से उतारा,
उसकी फिर हालत, सर घूमने लग गया, आंखों के आगे जैसे कहती थी अंधेरा हो रहा है, सर भारी हो रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, कुछ चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। रात के टाइम हम लोगों ने उसको बड़ा समझाया कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। तावीज़ ढूंढ ढूंढ कर थक के तावीज़ से मिल रहा था। आधी रात का टाइम हुआ तो मेरी आँख खुली, मेरी बहन कमरे में नहीं थी। मैं बाहर गई, मैंने अम्मी को बताया, पूरे घर छान मारा, कहीं नहीं थी। हम लोगों के घर का मेन गेट खुला हुआ था। बाहर निकले, उसी घर की तरफ हम लोग गए तो बाहर बैठकर रो रही थी उस घर के। वो इतना भयानक मंजर था कि वो आधी रात को अकेली इस गली में बैठकर रो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आए। मेरा भाई घर में ही था। मेरे भाई ने पूरा घर छान मारा, अल्लाह का नाम ले लेकर घर का एक एक कोना छान मारा, यहाँ तक कि वो छत पर भी ढूंढने चला गया। तो हम लोगों की छत के ऊपर एक दरख्त की बैक साइड पर एक दरख्त था, उसकी छाँव आती थी, वहाँ पर वो दरख्त पर लटका हुआ था वो तावीज़, अभी गायब नहीं हुआ था। उसने वो तावीज़ उठाया, वो लेकर पीछे भागा। उसके गले में हम लोगों ने जल्दी जल्दी वो तावीज़ डाला तो एकदम से जिस तरह से हम सबके मुंह की तरफ देखने लगी। वो कहने लगी कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। हमने उससे कहा कि हम नहीं लेकर आए, तुम खुद आई हो। उसको लेकर घर आए। उसके बाद कभी भी उसने वो तावीज़ नहीं उतारा। इस तरह से मेरी बहन पर हमला हुआ उस मखलूक का। प्लीज़ कभी भी किसी ऐसी जगह पर मत जाएं जो सुनसान वीरान जगह पर हो। हमें नहीं पता होता वहाँ पर क्या क्या मामला होते हैं। ये मेरी बहन की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आलिया आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि नौजवान लड़कियों को कभी भी रात के वक्त ऐसी सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कोई आबादी ना हो। अगर आप अपने घर से शाम में बाहर निकलते हैं, आसपास लोग होते हैं, आबाद जगह होती हैं, वहाँ पर ये मामलात नहीं होते। लेकिन जहाँ पर वीराने होते हैं, सुनसान और वीरान जगह होती हैं, वहाँ पर ये मखलूक़ात नुकसान देती हैं। तो इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज बहुत हॉरर स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।